स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के फीलिंग से रिलेटेड लॉ का, और इसे नॉमिनेट करते हैं n+l रूल। n+l मीन। बच्चों, हम जानते हैं कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट कराता है। इस लॉ से रिलेटेड 2 कंडीशंस हैं, इनको अगर यहाँ कंप्लीट करें तो हम ये जज कर पाएंगे कि किस ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो इस लॉ का फर्स्ट पॉइंट है कि किसी परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा, पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसमें n+l का मान न्यूनतम होगा। बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट की कंडीशन है। For an element atom, electrons are filled first in orbitals in which the value of n+l is lowest। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं और प्रूफ करते हैं कि क्या ये फर्स्ट पॉइंट इस पर फॉलोड है। सो क्वेश्चन से टू यू, 4s और 3d में किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए हैं? अगर ऑर्बिटल्स आपको क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं किसी एलिमेंट्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंटर्ड होगा या 3d में एंटर्ड होगा? तो एक तो लॉजिक हम लोग आप बहुला से कंप्लीट कर चुके हैं, बिकॉज एसपीडीएफ में जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं। अब यहाँ हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया एलिमेंट्स का, बिकॉज एलिमेंट्स तो अननोन है, लेकिन ऑर्बिटल्स का कंपेयर कराता है ये क्वेश्चन। तो ऐसी कंडीशन में हम n+l का रूल फॉलो करें इस फर्स्ट पॉइंट को और सॉल्व करके चेक कर लें कि कौन सी वैल्यू होगी जो मिनिमम होगी। टेबलाइज करें इसे एसपीडीएफ का इवेल्युएशन फॉर l के लिए, मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। तो s का 0 है, p का 1 है, d का 2 है और f का 3 है। ये इवेल्युएशन किया था बिकॉज जब क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट कर रहे थे और सेकेंड टर्म कंडीशन फॉलो थी कि इफ n वैल्यू इज नॉट गिवन देन l का वैल्यू हम टेबल से फाइंड आउट करते हैं और टेबल से इवेल्युएट कर लेते हैं। अब चलिए जरा सॉल्व करें। यहाँ पर देख लेते हैं कि n का वैल्यू 4s ऑर्बिटल के लिए 4 होगा, बिकॉज फ्रंट में लिखी गई जो डिजिट है वो n को इवेल्युएट करती है, और l का वैल्यू s के लिए टेबल से जाएंगे तो 0 मिलेगा, और ऐसी कंडीशन में हम n+l को फॉलोड करें, इवेल्युएट करें, वैल्यू का 4 + 0 देन 4। एक तो आंसर मिला आपको 4, और यहाँ से n = 3, देन d के लिए टेबल से वैल्यू मिलेगी 2, सो l = 2, देन n+l की वैल्यू पुट अप करें, सो 3 + 2 = 5।
अब बच्चों ये दोनों वैल्यू कंपेयर करते हैं। 4s के लिए वैल्यू है 4 और 3d के लिए है 5, तो ज्यादा है 3d के लिए और कम वैल्यू है 4s के लिए। तो फर्स्ट रूल का पॉइंट है, कह रहा है कि वह ऑर्बिटल पहले इलेक्ट्रॉनों से भरा जाएगा जहां पर n+l का वैल्यू मिनिमम होगा। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ 4s की वैल्यू मिनिमम आई है, इसलिए आंसर हुआ बच्चों सबसे पहले 4s ऑर्बिटल, सबसे पहले 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन है 4d तथा 6p में किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। कंपेयर करें यहां तो 2 ऑर्बिटल्स हैं, पहला 4s का है और दूसरा 6p का है। इवेल्युएट करें इनके लिए n+l की वैल्यू फॉर 4d एंड फॉर 6p। n+l का फर्स्ट कंडीशन अप्लाइड करें, सो n=4 एंड हियर n=6। और जब एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू लिखेंगे तो टेबल से s का 0, p का 1, d का 2 और f का 3 ये वैल्यूज पुटअप करेंगे। इसलिए d को देख करके इसकी वैल्यू l की 2 हो जाएगी फॉर 4d और 6p में p के लिए इवैल्यूएशन करेंगे l का 1 से। अब यहां पर बच्चों n+l की वैल्यू पुटअप करें, देन 4 + 2 = 6 और यहां वैल्यू पुटअप करें n+l की, देन 6 + 1 और टोटल मिला 7। तो हम देख पाते हैं कि 1 का वैल्यू n+l का 4d के लिए 6 है जबकि 6p के लिए 7 है। तो बच्चों न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू n+l के लिए 4d का होगा। रूल यही कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर्ड होंगे जिसके लिए n+l का वैल्यू कम होगा या मिनिमम होगा या लोवेस्ट होगा। सो आंसर होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। First, electrons are filled in 4d orbitals because the value of n+l is lowest in the comparison of 4d and 6p. Now, second point related n+l का। बच्चों सेकेंड लॉ है उस कंडीशन के लिए जब ऑर्बिटल्स का n+l वैल्यू सेम आ जाएगा। जब ऑर्बिटल्स के लिए n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे जिनमें n+l और स्पेशली n का वैल्यूएशन करें, जिनमें n का मान कम होगा। For same n+l
values of orbital electrons first filled in which n value is lowest. पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरे जाएंगे जहां पर n का वैल्यू लोवेस्ट होगा। और ये कंडीशन बच्चों कब फॉलोड होगी? जब हमें दोनों ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस l का वैल्यू सेम मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसका। 3p तथा 4s ऑर्बिटल्स में पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? चेक कर लेते हैं इसे। 3p और 4s ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, इनका कंपेयर करा रहे हैं हम लोग। 3p है और 4s है। इवेल्युएट करें n प्लस l को, और l प्लस के लिए वेरिएशन कर रहे हैं इस टेबल से, जहां s 0 है, p 1 है, d 2 है और f का वैल्यू 3। चलिए n प्लस l के वेरिएशन करें। सो n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 1, हियर आल्सो n इक्वल्स टू 4 एंड l इक्वल्स टू 0, बिकॉज s का वैल्यू यहाँ टेबल में से 0 मिलेगा और p के लिए इवेल्युएशन होगी 1 से। अब यहाँ n प्लस l का टोटल कर लेते हैं बच्चों। n प्लस l का वैल्यू पुटअप करें। सो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। 3p के लिए ये वैल्यू मिल रही 4, जबकि 4s के लिए n प्लस l मीन्स 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। अब ये दो वैल्यूज देखिए बिल्कुल सेम आ रहे हैं आंसर में। 3p के लिए भी आंसर मिल रहा है 4 और 4s के लिए भी आंसर मिल रहा है 4, बिकॉज n प्लस l का वैल्यू दोनों के लिए समान है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? सेकेंड लॉ फॉलो करें, और इसमें कह रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले इंटर्ड होंगे ऑर्बिटल में जिसके लिए n का वैल्यू लोवेस्ट होगा। तो अब बच्चों हमें केवल n का वैल्यू मैच करना चाहिए। हम देख पा रहे हैं यहाँ कि n का वैल्यू 3 है 3p के लिए, और जबकि n का वैल्यू 4 है 4s के लिए। तो 4s का वैल्यू n का ज्यादा है, जबकि 3p के लिए n का वैल्यू कम है। तो इसलिए लोवेस्ट इवेल्युएशन के कारण सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3p में, क्योंकि 3p के लिए n का मान कम है। अतः इलेक्ट्रॉन पहले 3p में भरे जाएंगे, 3p ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। तो ये बच्चों 2 कंडीशंस इस लॉ की हुई, और इन दोनों कंडीशंस के से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक बार रिव्यू लें कि पहली कंडीशंस में n प्लस l का वैल्यू टोटल करने पर जिसका लोवेस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले इंटर्ड होंगे, और दूसरे पॉइंट में n प्लस l का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां फील्ड होंगे जिसके लिए n का वैल्यू लोवेस्ट होगा। बस ये 2 पॉइंट्स आप मेकअप करिए, और यहाँ से n प्लस l रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। और अब सॉल्व करेंगे कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का। तो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन का। एंड क्वेश्चन से टू यू, सेलेक्ट द एटम हुज आर सेम इन देयर एटॉमिक मासेस। आपको वेरिएशन बेस यहाँ एटम्स दिए हैं, अननोन एटम्स दिए हैं,
और जिनके स्टेबल ग्रेन्स का इवैल्यूएशन किया गया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर अवेलेबल। सर्टिफाइड करेंगे नंबर्स को, सो 8 6 फॉर A, 6 6 फॉर B एंड 8 8 फॉर C एंड 6 8 फॉर D एंड 7 7 फॉर E। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर क्रिएट करें अकॉर्डिंग टू बोरबरी कॉन्सेप्ट। सो मिड पार्ट ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंस है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। These are commonly called nucleons. P plus N are available, and by the basis of 2n square, K has 2 electron maximum and L has 8 electrons. So by the basis of their configuration, हमें इवेल्युएट करना है यहाँ कि कौन से मास नंबर में सेम है। सो मास नंबर को या एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान को सिंबलाइज करते हैं ए से। ए को इवेल्युएट करना है कि किसके किसके लिए सेम है, और जब ये सेम होंगे देन उनका एक सीरीज बनेगा। तो आइए कैलकुलेट करें फार्मूले से इसे, बिकॉज ए के लिए फार्मूला है A इक्वल्स टू P प्लस N, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड करें देन मास नंबर फाइंड आउट होगा, और ये किसी एटम के न्यूक्लियस का रियल मास होगा। तो सॉल्व करते हैं फॉर फर्स्ट, और यही टेबल में इसे कैलकुलेट कर लें P प्लस N के आधार पर। सो ये वैल्यू आपको मिलेगी इस फार्मूले से। बच्चों P प्लस N, सो दोनों को एडिट कर लें, 8 and 6 प्लस करेंगे देन 14, B के लिए 6 प्लस 6 करेंगे देन 12, और C के लिए 8 and 8 से 16, और D के लिए 8 and 6 प्लस करेंगे देन 14, और लास्ट E के लिए नंबर्स का टोटल करेंगे देन 7 प्लस 7 से 14। और मैंने अलग सॉल्व इसलिए नहीं किया है क्योंकि फार्मूला दिया आपको A प्लस A इक्वल्स टू P प्लस N। आप चाहें तो हर एक एटम के लिए इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ टेबल में इसको सॉर्ट कर लिया है और एटॉमिक मास फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि उनको सेलेक्ट करिए एटम्स को जिनके लिए उनका मास नंबर सेम आएगा। तो देखिए बच्चों, ये वैल्यूएशन है 14, 14 एंड 14। ये ऐसे एटम हैं जो सिमिलर एक ही वैल्यू रखते हैं। अब इनको हम सेलेक्ट कर लें, तो फर्स्ट एटम है A एंड सेकेंड एटम है आपका D और थर्ड है E। ये ऐसे 3 एटम्स हैं जिनके लिए इनका मास नंबर वैल्यू 14 होगा। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हुआ, फाइनल आंसर हुआ कि A, D और E एटम्स मास नंबर में सेम। नाउ नेक्स्ट डिफरेंशियल क्वेश्चन है बच्चों, एटॉमिक नंबर्स ऑफ 2 आइसोबार्स एलिमेंट X and Y are 18 and 20. If 22 neutrons are present in X atom nucleus, then find the atomic mass of Y. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर 2 अननोन एलिमेंट्स X और Y दिए हैं जिनके लिए क्लू है कि बोथ आर आइसोबार्स। और आइसोबार्स को हम लोग डिफाइन कर चुके थे बेसिक क्लासेस में कि वे हैं जिनके A वैल्यू सेम होंगे, मीन्स P प्लस N का टोटल सेम आएगा, ऐसे आइसोबार्स होते हैं। तो अगर डिफाइन करें इन्हें डेफिनेशन में, तो जिनके Z वैल्यू डिसिमिलर है बट A वैल्यू सिमिलर है, वे आइसोबार्स कहलाते हैं। यहाँ इनकी Z वैल्यूज है 18 and 20, और X के न्यूक्लियस में 22 न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है। तो Y का एटॉमिक मास या मास नंबर कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर X का A वैल्यू पता चल जाए तो वही सेम वैल्यू Y का होगा, क्योंकि कंडीशन अप्लाइड है कि बोथ आर
आइसोबार्स। चलिए सॉल्व कर लेते हैं x के लिए और y के लिए, फॉर x एंड फॉर y। x के लिए z का वैल्यू गिवन है 18 और जबकि y के लिए z का वैल्यू गिवन है 20। एंड क्वेश्चन से टू यू x have 22 neutrons in their nucleus, so number of neutrons is available in nucleus 22। और ध्यान दें कि यहाँ पर जो m लिया है वो न्यूट्रॉन्स के लिए, हालांकि सिंबलाइज करते हैं इसे 0n1 से, इसका क्लियर सिंबल है 0n1, बट जनरली इसको n से व्यक्त कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि n हम लोगों ने क्वांटम वैल्यू के लिए भी लिया था। तो यहाँ n फॉर न्यूट्रॉन। अब सॉल्व करते हैं a के लिए, a इक्वल्स टू हाउ मच फॉर x, देन फार्मूला यूज करेंगे a इक्वल्स टू p प्लस n। अब अगर p का वैल्यू नहीं गिवन है तो सबसे पहले प्रोटॉन नंबर फाइंड आउट कर लें, और फार्मूला होगा p इक्वल्स टू z। रिलेटेड कंडीशंस की p इक्वल्स टू z इक्वल्स टू e या e इक्वल्स टू p इक्वल्स टू z, तो जितना z वैल्यूएट है वही वैल्यू p के लिए होगी, इसलिए p इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ, सो a इक्वल्स टू p है 18 और n का वैल्यू है 22। बच्चों टोटल करेंगे तो a का फाइनली वैल्यू मिलेगा यहाँ से 40, और ये हुआ आपका x के लिए आंसर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन x एंड y आर आइसोबार्स, लिख सकते हैं यहाँ इस पॉइंट को, बिकॉज x एंड y आर आइसोबार्स। So a इक्वल्स टू 40। अगर x का a वैल्यू 40 आता है, देन यही सेम वैल्यू a का y के लिए भी होगा 40। तो इस तरह से बच्चों आंसर हुआ कि बोथ आर आइसोबार्स बिकॉज देयर a वैल्यूज आर 40 एंड 40। तो अगर इसे सिंबल्स में हम क्लियर करें, व्यक्त करें, तो x के लिए लिखेंगे 18x40 और y के लिए प्रेजेंट कराएंगे इसको, y का एटॉमिक नंबर दे रखा था 20, सो 20 एंड 40। ये आपके लिए फाइनल आंसर्स हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ से z भी इनका मालूम है और हमें a की वैल्यू भी कंफर्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट करना है कि जो सेट दिए गए हैं एटम और आयंस के, इनमें किसमें से अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा, मीन्स किस एटम या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी। तो आइए इन्हें 1 बाई 1 सॉल्व करके देख लेते हैं कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो भी अनपेयर्ड। फर्स्ट सेट Zn के लिए, फॉर Zn जिंक एटम है, बिकॉज इसमें कोई चार्ज नहीं है, और हमें मालूम है कि Zn का जो Z वैल्यू है वो 30 होता है, और अगर Z वैल्यू 30 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 30 होंगे, क्योंकि एटम है। बहुत ध्यान दीजिए इस बात पर कि एटम में और आयन में इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस मिलेगा, और अगर आयंस में आपने Z वैल्यू पुटअप कर दी, देन आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, 30 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ये टोटल आपका 30 हो गया, और इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि जब भी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हो तो लास्ट के ऑर्बिटल्स में देख लीजिए, लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स का कंपेयर करिए, और इलेक्ट्रॉन्स पहले वहां से एक्सीडेड होंगे जिस ऑर्बिटल का एनर्जी स्टैंडर्ड लोवेस्ट होगा। आप n+l से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो अभी अभी पढ़ा, या आप दो सीरीज के आधार पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हमने देखा डी है लास्ट ऑर्बिटल, तो डी के लिए 5 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो पहले डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज और देन बचे हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो क्लॉकवाइज 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 एंड क्लॉकवाइज, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन में हो गए और बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। सो एंटी क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। अब हमने देखा कि सभी रेक्टेंगल्स 2-2 इलेक्ट्रॉनों में सेट बनाते हैं, मींस पेयर्ड हैं, और कोई भी ऐसा सेट यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो आंसर होगा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 0। बच्चों Zn में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। Fe2+ में आयनिक फॉर्म है, तो फॉलोड करें इसकी कंडीशन हम सबसे पहले Fe एटम के लिए, और इसका Z वैल्यू 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 से ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। अब देखिए ये जब 2+ आयन बनाता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेटर है ये। तो अगर कंपेयर करें लास्ट के ऑर्बिटल्स का, तो 4s और 3d में 4s की एनर्जी स्टैंडर्ड लो होगी। चाहे तो आप n+l से चेक कर लीजिए या आप दो सीरीज से। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सीड करेगा और 4s फिनिश हो जाएगा। देन लास्ट का ऑर्बिटल होगा इसका d का, और इस d के लिए भी रेक्टेंगल्स बनाएंगे 5। सो 1 2 3 4 एंड 5, और जब ये 5 रेक्टेंगल्स बना लिए तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यूएशन करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 6 में से 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लास्ट वाला जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो एंटर्ड करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ से हमें सेट दिखाई देते हैं बच्चों कि एक बॉक्स ऐसा है, एक रेक्टेंगल ऐसा है जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरा है, और बाकी के 4 हैं जो अनपेयर्ड है। सो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 4। इसका आंसर आपको मिला 4। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये आयन गिवन है आपको Ni3+ का। आयरन के बाद कोबाल्ट और कोबाल्ट के बाद निकल। सो इसका Z वैल्यू होगा 28, और बच्चों निकल के लिए कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे 28 का एटॉमिक फॉर्म में, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। अब यहाँ से 4s से कंपेयर करें तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन एक्सीडेड है, 4s फिनिश हो जाएगा। देन d के लिए 5 रेक्टेंगल्स और 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 5 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे 1 2 एंड 3, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देख पाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं। सो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2। यहाँ से आंसर मिला आपको 2। चलते हैं लास्ट पार्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका Cu+ के लिए। ये आयन है और ये एक्सेप्शन केस भी है अंडर 30 में। मैंने क्लियर किया था आपको कि इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। तो आइए Cu+ के लिए देखते हैं क्या कंडीशन होगी। यहाँ Cu का Z वैल्यू 29 होगा और कॉपर का राइट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 होना चाहिए, बट एक्साइटिंग स्टेट शो करता है बच्चों। देन यहाँ पर रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। राइट कॉन्फ़िगरेशन हुआ कॉपर का। अब यहाँ जब लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स का कंपेयर किया तो ये सिंगल+ आयन फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब 4s का इलेक्ट्रॉन ये एक्सीड करेगा और एट लास्ट जो 3d ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए 10 हो जाएंगे। फिलिंग करें इनका
1 2 3 4 and 5 फॉर 3D, और लगभग सभी में इलेक्ट्रॉन 3D के लिए मिल रहे हैं यहाँ। सो इनका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, और बाकी के बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेल किए जाएंगे। एट लास्ट अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपका सिमिलर हो गया Zn के बराबर। जैसे Zn में 0 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं अनपेयर, वैसे ठीक कॉपर के आयन के सिंगल प्लस आयन में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मिल रहे हैं। अब बच्चों सब आंसर क्लियर है आपके सामने। पहला 0 है, दूसरा 4 है, तीसरा 2 है और चौथा 0 है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि किसमें मैक्सिमम होंगे, तो हमें दिख रहा है यहाँ कि Fe2+ आयन सबसे मैक्सिमम होगा, और आपका आंसर हुआ Fe का 2+ आयन। इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलने, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने 4, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा Fe का 2+। तो सॉल्व करिए ऐसे क्वेश्चंस, और जितने भी इस तरह के फार्मूले हैं इन्हें मेंशन करिए और इन्हें लर्न करिए।